भारद्वाज और आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्लास 10 चैप्टर 1। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब डेली लाइफ के अंदर हम हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस को देखते हैं। किसको देखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सब्सटेंसेस की, ये टू टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज, या तो फिजिकल चेंज की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सब्सटेंसेस का, या फिर हो सकता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। तो ट्रांसफॉर्मेशन सब्सटेंसेस का किन किन वजह से हो सकता है? दो वजह से। आइदर वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। क्लियर? तो एक एक करके इन दोनों चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट वन है फिजिकल चेंज और सेकेंड वन कौन सा था? केमिकल चेंज। तो the change in which new substance cannot be formed। ऐसा चेंज जिसके अंदर किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती एंड substance can only change its physical state, without change chemical composition। तो ऐसा चेंज जिसके अंदर किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, यानी जो सब्सटेंस है वो सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज लेकर आता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे चेंज होता है, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए H2O, मान लिया ये H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में और फिजिकल चेंज की थ्रू जाता है। तो फिजिकल चेंज की वजह से ये H2O जो है वो H2O में ही रहेगा। यदि हम इसको गर्म कर देते हैं, दिस सिंबल्स denotes to increase the temperature or given the heat, तो इस वजह से ये सब्सटेंस हो सकता है गैसियस स्टेट में बदल जाए, या फिर जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में है, हम उसको कूल करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो यही जो H2O है वो सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। यानी लिक्विड स्टेट से पानी जो है वो गैसियस स्टेट में बदल गया, पानी जो है वो भाप में बदल गया, यहाँ पर पानी जो है आइस में चेंज हो गया, लेकिन उसका जो केमिकल फॉर्मूला था वो पहले जैसा ही रहा। मीन्स उसकी स्टेट तो चेंज हो गई, फिजिकल स्टेट, लेकिन केमिकल कंपोजिशन उसकी अब भी वही थी और पहले भी वही थी।
क्लियर? तो इसी चेंज को क्या नाम देते हैं? फिजिकल चेंज। समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल चेंज। नेक्स्ट टाइप का चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज। व्हेन, इसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू सब्सटेंसेस, जब दो सब्सटेंस जो हैं, व्हेन टू सब्सटेंसेस react with each other and change its chemical composition, due to which new substance get formed। ऐसा चेंज या ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देंगे और नई सब्सटेंस की जो केमिकल कंपोजिशन है वो पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होगी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? तो आइए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O विच इज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर? पहले जो सब्सटेंस रिएक्ट करे थे उसमें गैसियस स्टेट में थे, रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई वो कैसे स्टेट में है? लिक्विड स्टेट के अंदर। जो हाइड्रोजन गैस है ये फेवर करती है, फायर को बढ़ाती है, ऑक्सीजन गैस भी कंबशन में हेल्प करती है, लेकिन जो H2O है वो फायर एक्सटिंग्विशन की तरह यूज होता है, मींस आग को बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन जो है केमिकल सब्सटेंसेस की बिल्कुल चेंज हो गई। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल प्रॉपर्टी जो है आपस में अब चेंज हो चुकी हैं। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, those substances are known as reactants। The substances which react during a chemical reaction, substances which react during a chemical reaction to form a new substance। एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, those substances are known as reactants। उनको क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के बारे में समझ में है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट प्रोडक्ट। The new substances which formed during
a chemical during a chemical reaction, जो नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, हम उसको क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, दोज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और जिस नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसको क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर? ए representation of chemical reaction with the help of symbols and, या तो सिंबल्स की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एक केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की हेल्प से, या फिर फॉर्मूला जो अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होता है उनकी हेल्प से यदि उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दिया जाएगा? केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमोनिया की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। किसको बनाने के लिए? अमोनिया को बनाने के लिए। तो इसको क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम नाम दे रहे हैं रिएक्टेंट्स। दीज आर रिएक्टेंट्स। और जिस सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल जो रिएक्शन होती है इसके दौरान सब्सटेंसेस जो है अलग अलग टाइप से चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कलर चेंज हो जाए। जैसे आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा? कॉपर सल्फेट के साथ, एंड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर है? ब्लू। और जैसे ही आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है हमें कलर कैसा मिलता है? ग्रीन। तो ये था केमिकल रिएक्शन विच शो चेंज इन कलर। तो और कुछ देख लेते हैं। चेंज इन स्टेट में चेंज हो। जैसे एग्जांपल के लिए H2 react with O2, this is also a gas and this is also a gas. These two gases are react with each other to form a liquid known as water, H2O. तो ये क्या हो गया? चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट टाइप, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होगी। जैसे एग्जांपल के लिए जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट टाइप की है
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ऐसे chemical reaction in which a insoluble substance is formed. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड दिस insoluble substance is known as precipitate. इसको क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेट, जिसको पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां तक समझ में है? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म sodium nitrate and also form the PPT of AgCl. Also form the PPT of AgCl. तो इस रिएक्शन को नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. यहां तक समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये जनरली बैलेंस्ड हो सकती हैं. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट is equal to the number of atoms in products. As a chemical reaction in which number of atoms in reactants is equal to the number of atoms in product, that chemical reaction is known as balanced chemical reaction. And balanced chemical reaction follow law of conservation of mass. जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है. मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता. सिर्फ रिएक्टेंट से उसको हमने प्रोडक्ट में ही बदल दिया है. इसी को क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है. जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं. नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. किसकी फॉर्मेशन करेगी? अमोनिया की फॉर्मेशन. क्लियर? यहां पर देखो, हम पहले एक बार एटम्स लिख लेते हैं. हमने कौन कौन से यूज किए? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है. क्लियर? रिएक्टेंट्स में कितने नाइट्रोजन है? 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 2. प्रोडक्ट्स में कितने हैं नाइट्रोजन? 1. हाइड्रोजन 3. तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स के अंदर है वो इक्वल नहीं है, ना तो नाइट्रोजन के ना ही हाइड्रोजन के. तो इसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं कह सकते. तो अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? 2. तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया. अब नाइट्रोजन कितने हो गए? 2. लेकिन अब हाइड्रोजन 2 3 6. तो यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन कितने बना दिए? 2 3 6. अब देख लो, नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स के अंदर कितने हैं? 2. हाइड्रोजन 6. नाइट्रोजन 2. हाइड्रोजन
तो ये हो गई एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म H2O। तो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, रिएक्टेंट्स के अंदर कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इज 1। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ 4, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 बना दी। ये तो हो गई हमारे लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। जैसे 1 हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है तो मास हो गया 4 ग्राम। 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का मास इज 32 ग्राम। तो 32 प्लस 4 इज 36 ग्राम। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम मास, 1 ऑक्सीजन के लिए 16 और इनके साथ 2 मल्टीप्लाई, तो 16 टू 18 मल्टीप्लाई 2 36 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो वही हमने पहले डिस्कस किया था कि जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यहां तक समझ में है? तो आई होप आप लोगों को यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, और यदि वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को सारा पार्ट जो है वो समझ में आ गया, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।